बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कि केमिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में हमने फर्स्ट लेक्चर आप लोगों के लिए बनाया था, कंप्लीटली पीरियोडिक टेबल को डिस्कस किया था। सो आज हमारा सेकंड लेक्चर है। सेकंड लेक्चर के अंदर हम स्टूडेंट्स कुछ और उसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिससे हम पढ़ेंगे आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या होती है। ये तीन टर्म्स को स्टूडेंट्स आज हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। क्रिस्टल क्लियर स्टूडेंट्स हम लोग क्या करने वाले हैं, टॉपिक को करने वाले हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप एमडी गेट के स्टूडेंट है, ई गेट के स्टूडेंट हैं, क्योंकि हम फॉलो कर रहे हैं आपकी सिंटेक्स बुक बोर्ड। क्लियरली तरीके से आपने इस टॉपिक को क्रिस्टल क्लियर करना है। तो जो जो स्टूडेंट्स चैनल पे आए हैं, आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। व्हाट्सएप चैनल टीच दो को लास्ट में ज्वाइन कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहां पर इंपोर्टेंट नोट्स और पीडीएफ मिलते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, हम पढ़ेंगे कि सबसे पहले जो, क्योंकि एटॉमिक रेडियस के बारे में हम पढ़ चुके हैं, सो आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे आयोनाइजेशन। आयो अब लिखते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में। पोटेंशियल आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इसके बारे में हम क्या करेंगे स्टूडेंट, स्टडी करेंगे। सो यहाँ पर देखिएगा, अब क्लियरली तरीके से आपको पता है कि हम टॉपिक का फील करते हुए चलते हैं, और ताकि मेरे स्टूडेंट्स को समझ आ सकते हैं। बच्चों, आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो एक तरह की मिनिमम अमाउंट ऑफ, यानी कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है किसी भी एटम की, जो कि हम तब इस्तेमाल करें, तब रिक्वायर्ड होती है जब हमें एटम के लास्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालना हो। देखिए, ये एक एटम का क्या है, न्यूक्लियस है, और एटम के न्यूक्लियस के अंदर क्या है, शेल्स हैं। एटम के न्यूक्लियस के पास क्या है, उसके पास शेल्स मौजूद हैं। सो ये क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, और ये हमारे पास क्या है, उसके शेल्स हैं। ऐसी एनर्जी जो कि हम तब इस्तेमाल करें जब ये एटम का लास्ट शेल, वैलेंस शेल भी कहते हैं, लास्ट शेल भी कहते हैं, जब हमें लास्ट शेल से या आउटर मोस्ट शेल भी से कहते हैं। आपसे कई कई भी चीज पूछी जा सकती है, इसे आउटर मोस्ट शेल भी कहते हैं, सारे नाम है। जब भी हम एटम के लास्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को मतलब रिमूव करना हो, जो वहां पर एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है, उसे हम कहते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। दिस इज अ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के सराउंडिंग में शेल्स होते हैं, और शेल्स के अंदर आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो जब भी हमें ऐसी एनर्जी जो कि तब रिक्वायर्ड हो जब एटम के लास्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को क्या करना हो, रिमूव करना हो। आपको पता है, पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, उसके बाद डेफिनेशन लिखते हैं। क्लियर हो गया? फिजिक्स के अंदर भी केमिस्ट्री है, ये सेकंड ईयर की थोड़ी सी। सो यहाँ पर देखिएगा, हम लिखेंगे द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड, हम तब इस्तेमाल करते हैं, विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव atom, to remove electron valence shell of atom। यानी मैं थोड़ी सी यहाँ पर इंक डाल लूं, देखिएगा मार्कर थोड़ा सा चल नहीं रहा ना। सुसेस यहाँ पर देखिएगा कि वो एनर्जी जो कि हम तब इस्तेमाल करें जब हमें किसी भी एटम के लास्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालना हो। ये चीज आपने, रिमूव द वैलेंस शेल ऑफ एटम से जब हमें इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना हो, सब उसे हम कहते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। ये चीज आपने याद रखनी है। जैसा कि हम सोडियम की यहाँ पर अगर एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, सो एग्जाम्पल हमारे पास जैसा कि हो गई सोडियम की, सोडियम की हो गई। अब सोडियम ऐसे हमने क्या दी, इसको हीट दी, और हीट देने से, एनर्जी या हीट देने से हमने क्या किया, यहाँ पर देखें, इसको हीट दी, और हीट देने से हमने इसके वैलेंस शेल से क्या निकाल दिया, इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, और ये पॉजिटिव हो गया, दिस इज पॉजिटिव। और ये जो रिएक्शन है, ये आपको पता है डेल्टा एच यहाँ पर क्या होगा,
पॉजिटिव होगा और रिएक्शन हमारे पास क्या होगा, एंडोथर्मिक। सैंपल इज, आपने ये फर्स्ट ईयर में बार बार थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ी होगी। उसके बाद यहाँ पर अगर मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन निकाल तो एनर्जी देनी पड़ेगी, हीट देनी, हीट एक एनर्जी की फॉर्म है, आप सबको पता है, आप सब होशियार है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर लेगा, यहाँ मैग्नीशियम आयन बन जाएगा और ये भी एक तरह का क्या होगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस। डेल्टा एच वैल्यू इज ए पॉजिटिव। क्लियर हो गया। सो ये चीज आपने याद रखनी है। ये इसका क्या होगी, एग्जाम्पल्स हो गए। अगर हम इसके यूनिट की बात करें, यूनिट आप लोगों के पास होता है किलो जूल पर मोल, या यूनिट दूसरा होता है किलो कैलोरी, किलो कैलोरी भी कह सकते हैं, पर मोल भी कह सकते हैं। सही हो गया, ये इसके क्या हो गए, यूनिट्स हो। अब इसके ट्रेड्स की बात कर लेते हैं, जो इसके ट्रेड्स हैं उसकी बात, ट्रेंड्स की बात कर लेते हैं। तो चले इसे आप नोट करें, देखो नजर आ रहा है नहीं, सो क्लियरली आई थिंक आपको नजर आ रहा है। सो इसे हम रिमूव कर लेते हैं और इसके ट्रेड्स की तरफ चलते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। सो चलें ये याद रखिएगा, इसे ही आप आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं, और किसी चीज को आप आयनाइजेशन पोटेंशियल नहीं कहेंगे। एक बार और आपको बताना चाहूंगी मैं, ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। इट इज आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है। आयनाइजेशन पोटेंशियल एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, वो रिक्वायर्ड होती है जब हमें रिमूव करना होता है एटम के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को। सो ऐसी एनर्जी को आप लोग क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल। क्लियर है। अब इसके ट्रेंड्स की तरफ चलने से पहले मार्कर उठा लेती हूँ, ट्रेंड्स की तरफ। अब अगर स्टूडेंट्स इसके हम ट्रेंड्स की तरफ चलें, सो फर्स्ट हम यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर क्या लिखें मैम, क्या लिखें, बताएं आप क्या लिखेंगी। सो याद रखिएगा, जो आप लोगों के पास लिखने से पहले ना मैं एक तरह का इसका फॉर्मूला बता देना चाहूंगी, तो फॉर्मूला थोड़ा सा ना इम्पोर्टेंट रहेगा ना पहले बताने के लिए, थोड़ा अच्छा लगेगा। अब आयनाइजेशन पोटेंशियल जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है नंबर ऑफ शेल के साथ। जितने ज्यादा नंबर ऑफ शेल होंगे उतना स्ट्रेंथ कम आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल, और जितने कम नंबर ऑफ शेल होंगे उतना आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू आईपी ज्यादा होगी। सही हो गया। और आयनाइजेशन पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है न्यूक्लियर चार्ज के। जितनी ज्यादा किसी भी एटम के अंदर न्यूक्लियर चार्जेस बनेगी उसकी आईपी वैल्यू उतनी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्लियर हो गया। अब थोड़ा इसके आप ट्रेंड्स को देख लें यहाँ पर, और कुछ नहीं दिया हुआ बच्चे, कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, कॉन्सेप्ट को पढ़ लें। कॉन्सेप्ट का जब फील आ गया ना तुम्हें, तो तुम पता नहीं कहाँ पे निकल सकते हो। सो कॉन्सेप्ट का तुम्हें फील करना है पहला। अब देखें, आयनाइजेशन पोटेंशियल आर डिक्रीज। आयनाइजेशन पोटेंशियल तब डिक्रीज होता है जब विद इंक्रीज, जब हम इंक्रीज करते हैं, इसको इंक्रीज करते हैं नंबर ऑफ, थोड़ी इसको बताने से पहले ना मुझे आपको थोड़ी और चीज के बारे में बताना होगा। जब भी हम पीरियोडिक टेबल से टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं, जब भी पीरियोडिक टेबल में हम टॉप से हम बॉटम की तरफ जाते हैं, तो टॉप से बॉटम जाने से स्टूडेंट्स जो हमारा आयनाइजेशन पोटेंशियल है, अगर उसमें नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा हो जाए तो आयनाइजेशन आईपी की वैल्यू क्या होती है, कम होती है नंबर ऑफ शेल के। और जितने नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं ना उतना ज्यादा वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है। ये चीज आपने याद रखनी है। तो आईपी वैल्यू जितनी कम होगी उतना ज्यादा एटम के आप किसी भी वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकते हैं। सो हम जब टॉप टू बॉटम पीरियोडिक टेबल के अंदर जब जाते हैं, पीरियोडिक टेबल के अंदर जब हम जाते हैं, सो जाने से होता क्या है मैम, याद रखिएगा। इसमें ये देखिए यहाँ पर जो केमिस्ट्री आपकी सेकंड ईयर की, इसमें कोई न्यूमेरिकल्स नहीं है। सारे जो न्यूमेरिकल्स है वो आपकी फर्स्ट ईयर के अंदर है, सेकंड ईयर के अंदर कोई न्यूमेरिकल नहीं है। जब आप टॉप से बॉटम जाएंगे किसी भी पीरियोडिक टेबल के अंदर, किसी भी पीरियोडिक टेबल के अंदर, सो उसमें जो आईपी है, आयनाइजेशन पोटेंशियल है, आर डिक्रीज,
वो डिक्रीज होगी। क्यों डिक्रीज होगी? द नंबर ऑफ शेल आर इंक्रीजेस, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स वहां पर क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। और जैसे ही नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होंगे तो मैम क्या होगा? मैम क्या होगा? सो नंबर ऑफ शेल्स के बढ़ने से, इंक्रीज होने से थोड़ा तो फर्क आएगा कि वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालना इज मोस्ट इजी, बहुत ज्यादा इजी होगा वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालना। और सेकंड, अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएं पीरियोडिक टेबल के अंदर, इसके अंदर पीरियोडिक टेबल के अंदर, सो न्यूक्लियर चार्जेस आर इंक्रीजेस, और जब न्यूक्लियर चार्जेस बढ़ती हैं सो इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, इन वैलेंस शेल। यानी कि जब भी आप पीरियोडिक टेबल के अंदर कैसे जाएंगे? लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, सो जो तुम्हारी न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। और न्यूक्लियर चार्ज के बनने से इलेक्ट्रॉन को निकालना वैलेंस शेल से बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि शेल जो आपका सेल है, सॉरी जो एटम है, वो उसका जो वैलेंस शेल है, याद रखिएगा, वो क्या हो गया होगा? श्रिंक हो गया होगा। ये श्रिंक्स। क्लियर है? इसे नोट कर ले, नोट कर ले। हमने यहाँ पर पढ़ा कि आयनाइजेशन पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है नंबर ऑफ शेल्स के साथ। जितने ज्यादा नंबर ऑफ शेल्स होंगे उतनी ज्यादा आईपी की वैल्यू कम होगी। आईपी की वैल्यू ज्यादा कब होगी? जब नंबर ऑफ शेल्स कम होंगे। और आईपी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है न्यूक्लियर चार्जेस के साथ। जितनी ज्यादा न्यूक्लियर चार्जेस होगी ना भाई, उतना ज्यादा तुम्हारी आईपी वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है तुम्हें? उसके बाद इसके ट्रेंड्स, जब भी हम पीरियोडिक टेबल ऐसे होता है ना, कुछ ऐसे होता है, ऐसे बना होता है, फर्स्ट है ग्रुप, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, उसके बाद यहाँ पर सिक्स्थ है, सेवंथ है, एट्थ है, ऐसे आपको और नीचे दो सीरीज दी होती है, लेंथेनाइट सीरीज एंड एक्टिनाइट सीरीज दी होती है। कुछ इस तरीके से होता है। रिमूव कर दो, गंदा लग रहा है, सो यहाँ से इसे रिमूव कर दिया जी। सो स्टूडेंट्स, जितनी ज्यादा आप लोगों का याद रखिए नंबर ऑफ शेल्स होंगे, नंबर ऑफ शेल्स, आईपी वैल्यू डिक्रीज होगी, नंबर ऑफ शेल ज्यादा होंगे, और वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना आसान होगा। उसके बाद जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्जेस बढ़ती हैं, और न्यूक्लियर चार्जेस के बढ़ने से वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है? क्योंकि उस तक वैलेंस शेल श्रिंक हो जाता है। इसको नोट कर ले। मैं हटती हूँ, फिर आगे चलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ। आई होप आपने देख लिया हो। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को भी ध्यान से समझना है। गौर करें आप लोग। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट हमारे पास जो कंडीशन है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसको अब डिटेल में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी एक तरह का कॉन्सेप्ट है, ध्यान में आपने थोड़ा सा देखना है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी एटम की पावर होती है जो वो अट्रैक्ट करता है। किसको अट्रैक्ट करता है? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। वो कौन अट्रैक्ट करता है? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। यहाँ हमने सब कॉन्सेप्ट्स पढ़े होंगे, लेकिन मैं आपको डिटेल में पढ़ा रही हूँ। सो यहाँ पर देखें, डेफिनेशन लिखूंगी, क्लियर हो जाएगा। द पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी एटम की पावर होती है जब वो क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ खींचता है, इलेक्ट्रॉन के जोड़े को अपनी तरफ खींचता है।
उसे सिंप्लीफाई इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उसे ही तो हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। अगर हम यहाँ पर थोड़ा और कॉन्सेप्ट के साथ देखें तो आपको क्लियर हो जाएगा जब हम इसकी EX डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल। यानी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन Cl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इसमें जो हाइड्रोजन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1 और क्लोरीन की कितनी है 3.0। अब मुझे वो बताएं, मेरे वो बच्चे बताएं क्योंकि मेरे पास केमिस्ट्री पढ़ के हैं फर्स्ट ईयर की। यहाँ पर देखें, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, एक बार और सुने, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन के जोड़े को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो वो क्लोरीन के शेयर्ड पेयर को नहीं खींच सकता क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है। वो इलेक्ट्रॉन के जोड़े को अपनी तरफ नहीं खींच सकता। लेकिन जो क्लोरीन है वो अपनी तरफ हाइड्रोजन के जोड़े को खींच सकता है। कैसे खींच सकता है, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज्यादा है। सो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो इलेक्ट्रॉन पेयर को नहीं खींच सकता बल्कि दूसरा उसे खींच सकता है। सो यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना है वो क्या बना है, पोलर कोवेलेंट 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 यहाँ पर देखना है कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इतना आपको क्लियर हो गया। ये बच्चों जैसी बातें हैं, कोई बड़ी कॉन्सेप्चुअल तो ये इतना नहीं है। अब देख लेते हैं इसका यूनिट। अगर मैं इसका यूनिट की बात कर लूं, इसके यूनिट की बात कर लूं तो ये इसका यूनिट भी देखिएगा। यूनिट ऑफ दिस कंडीशन इज, इसका यूनिट आप लोगों के पास होगा किलो, नो यूनिट। इसका कोई भी यूनिट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैव नो यूनिट, इसका कोई भी आप लोगों के पास यूनिट नहीं होगा। अब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, मोस्ट हाई इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम, किसकी बताएं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ध्यान में रखिएगा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है फ्लोरीन की। फ्लोरीन की कितनी होती है, फ्लोरीन की 4.0, याद रखना। और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है वो भी याद रखें, एमसीक्यूज आता है एमडी के अंदर, सीजियम की। सीजियम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो 0.7 होती है। लेकिन जो फ्लोरीन है उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कितनी होती है, 4.0। लेकिन सीजियम की सबसे ज्यादा सवाल इन दोनों में से ही बनते हैं कि बताएं मोस्ट हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन। उसके बाद वेरी लो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी नेगेटिव एटम, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी होती है वो होता है सीजियम। और सबसे ज्यादा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो होता है फ्लोरीन। और सीजियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होती है एज कंपेयर टू द फ्लोरीन। अब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो फ्लोरीन है, लेकिन इसके बाद आपने फून याद कर लेना है। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है फ्लोरीन, उसके बाद जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो होता है ऑक्सीजन, और उसके बाद जो ज्यादा हाईली मतलब कि इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो होता है नाइट्रोजन। ये चीजें तुम्हें याद रखनी पड़ेंगी। ये तुम्हें पॉइंट्स कोई नहीं बताएगा फ्री में, तो भाई तुम्हें कोई नहीं बताएगा। अगर बता रही हूँ तो ध्यान से सुनिएगा। इतना आप नोट कर सकते हैं, फिर क्योंकि हमने आगे चलना है, इनके ट्रेंड्स की तरफ चलना है, तो आप इसे देख लें स्टूडेंट। अब हम इसे मिटा देते हैं। सो देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा टॉपिक ना कॉन्सेप्चुअल है, कोई बड़ी बात नहीं है इस टॉपिक को पढ़ना, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है तरीके से ये टॉपिक। अब भाई तुम इसको ध्यान से सुनना, इसको मिस मत कीजिएगा, तुम बिल्कुल मिस मत करना। देखिएगा अब हमारे पास है इसका फॉर्मूला, मैम जल्दी लिखें जल्दी लिख लेते हैं।
फॉर्मूला ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शन इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है नंबर ऑफ शेल के साथ। एक ही चीज थी जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन थी, वो था रेडियस। एटम का जो रेडियस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है नंबर ऑफ शेल के साथ, और वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है न्यूक्लियर चार्ज के साथ, जो कि मैं पढ़ा चुकी हूँ पीरियोडिक टेबल वाली वीडियो के अंदर क्लियरली तरीके से। सही, ये चीज हमने पढ़ी थी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वही बात, इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके साथ है, न्यूक्लियर चार्ज के साथ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन। अब इसका ट्रेंड्स भी आप लोग देख लें, क्योंकि वो तो अभी हमारी रस्म बन चुकी है ट्रेंड्स को पढ़ना। सो चलें, अब इसका जो ट्रेंड्स है, अगर हम पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम अगर जाते हैं इसके अंदर पीरियोडिक टेबल के अंदर, सो अगर इफ द नंबर ऑफ शेल इज इंक्रीजेस, अगर नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, बस आप नोट्स पे लिख लें। मैं तो वैसे नोट्स के खिलाफ हूँ, बुक के अंदर लिखा होगा तो वहां से पढ़ लीजिएगा, बट मेरी टॉइंट्स को लाजमी नोट करें, कहीं स्क्रीनशॉट लेके रख लें, एमडीके के बाद डिलीट कर दीजिएगा, क्योंकि बच्चों में जो चीज बताती हूँ वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव तरीके से सिंपल बता देती हूँ। अगर हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट अगर जाते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, सो इफ द नंबर ऑफ शेल्स नंबर, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिविटी आर इंक्रीज। सही हो गया भाई, इसे आप नोट कर लें, मैं जब तक मार्कर में इंक डाल देती हूँ, इसको आप नोट कर लें, ध्यान से नोट कीजिएगा, चीजों को मिस मत कीजिएगा, हर चीज आपके बहुत ज्यादा काम की है। सो अभी मैंने डाल ली, अब अगला टॉपिक को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा, बस इसको मिटाना ही है और आगे बढ़ जाना है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, दिस इज माय फेवरेट टॉपिक, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, क्योंकि इसमें जिसमें फिजिक्स आ जाती है ना, वो मेरा फेवरेट हो जाता है। इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी याद रखिएगा, किसी भी एटम की एबिलिटी होती है, क्या बोला, किसी भी एटम की एबिलिटी जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे, उसे सिंप्लीफाई आप क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे, अपने अंदर अंदर आने दे। सिंप्लीफाइड डेफिनेशन की तरफ चले, द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, वो एटम की एबिलिटी जब वो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर कंडक्ट करे, उसे सिंप्लीफाई हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। कोई मुश्किल बात नहीं थी, कोई मुश्किल बात है ही नहीं, ओनली एग्जिस्ट व्हाट, कॉन्सेप्ट्स पर एग्जिस्ट करती है, यानी वो खासियत जहां से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सके किसी भी एटम में, उसे सिंप्लीफाई। अब आपने तीन तरह की चीजें मैं बता दूं जो कि आपको जानना जरूरी है। एक होते हैं मेटल्स, एक होते हैं नॉन मेटल्स, एक होते हैं सेमी कंडक्टर्स। ये तीन चीजों के बारे में आपको पता होगा, अगर पता है तो अभी लिख दे, मेरे बताने से पहले मैं इंतजार करती हूँ। बता दो, तुम बता दो, बता दो। मेटल, हाँ मेटल होते हैं इलेक्ट्रो, यहाँ पर लिख दूं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, जो कि इलेक्ट्रॉन को हमेशा क्या करते रहते हैं, लॉस करते रहते हैं। और नॉन मेटल, नॉन मेटल होते हैं इलेक्ट्रो नेगेटिव, जो कि इलेक्ट्रॉन को हमेशा गेन करते रहते हैं। एक होते हैं सेमीकंडक्टर,
ये बोथ बिहेवियर शो करते हैं, मेटल्स का भी और नॉन मेटल का भी। समझे या समझाऊं? समझे या समझा दूं? जी हाँ स्टूडेंट्स, सो ये चीजें आपको याद, क्योंकि अब हम इन नामों का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको पता ना होता तो मैं आपको पहली बार मैंने बताना ही नहीं था जब तक कॉन्सेप्ट ना बताती तो। अब मैं जब आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ाई थी, वो वीडियो लास्ट में देख लीजिएगा। जब मैं आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ा रही थी तो पीरियोडिक टेबल के अंदर मैंने आपको एक तो फर्स्ट ए ग्रुप के अंदर मैंने आपको बताया था 8 ग्रुप आते हैं। फर्स्ट ए ग्रुप, फर्स्ट सेकंड ए ग्रुप, थर्ड ए ग्रुप, फोर्थ ए ग्रुप, फिफ्थ 8 ग्रुप आते हैं फर्स्ट ए में। और सेकंड बी के अंदर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। अब अगर फर्स्ट ए ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल की बात करें, सो फर्स्ट ए ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? गुड कंडक्टर्स होते हैं, यानी कि इनमें से इजिली इलेक्ट्रिसिटी क्या कर सकते हैं? पास कर सकते हैं। जैसे कि लिथियम हो गया, जैसे कि सोडियम हो गया, जैसे कि पोटेशियम हो गया, जैसे कि सीजियम हो गया, जैसे कि रुबिडियम हो गया। सारी चीजें आपने याद रखनी है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सारे आपने याद रखने। इनमें से क्या होती हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। उसके बाद आप लोगों के पास आता है सेकेंड ए ग्रुप। सेकेंड ए ग्रुप, सेकेंड ए जो ग्रुप है वो भी गुड कंडक्टर्स होते हैं। गुड कंडक्टर्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। ध्यान में रखिएगा, भूलिएगा मत। एक आता है बेरिलियम और एक आता है मैग्नीशियम, बिल्कुल ऐसे ही है। और मैग्नीशियम आता है, स्ट्रोंटियम आता है, बेरियम आता है और रेडियम आता है। सही है, ये चीज याद रखनी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड ए ग्रुप। थर्ड ए ग्रुप, थर्ड ए ग्रुप हमारे पास आता है बोरोन। बोरोन। उसके बाद जो आपके पास बोरोन होता है वो सेमीकंडक्टर होता है। क्या होता है? सेमीकंडक्टर होता है। ये चीज तुमने याद रखनी है, भूलिएगा मत। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, भूलिएगा मत। देखो क्लियर नजर आ रहा है? क्लियर करूं? स्टूडेंट्स आई होप आपको क्लियर नजर आ रहा हो। जो थर्ड ए ग्रुप है, थर्ड ए ग्रुप के अंदर जो बोरोन है, बोरोन, अभी जो बोरोन है ये सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर यानी कि इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। और उसके बाद थर्ड ए ग्रुप के अंदर है बाकी जिसके जितने भी एलिमेंट्स बचे हैं। अगर मैं इनके नाम लिखना चाहूं, यानी कि बोरोन है ना, ये एल्यूमिनियम है। उसके बाद हमारे पास गैलियम है, और गैलियम के बाद हमारे पास है इंडियम है और थेलियम है। ये जितने भी हमारे पास है ये क्या है? थर्ड ए ग्रुप। और ये क्या थे? सेमी कंडक्टर्स थे, और ये गुड कंडक्टर है। इनमें से इलेक्ट्रिसिटी इजिली पास हो सकती है। उसके बाद हम फोर्थ ए ग्रुप की तरफ आए, जिसे हम कार्बन फैमिली कहते हैं। कार्बन फैमिली के अंदर जो कार्बन है वो ही क्या है? बैड कंडक्टर है। बैड कंडक्टर है किसका? इलेक्ट्रिसिटी का। बाकी जो कार्बन के अलावा आप लोगों के पास बचते हैं, कार्बन, हमारे पास आता है कार्बन, और कार्बन के बाद यानी कि गैलियम भी आता है, और आप लोगों के पास सल्फर यानी सिलिकॉन, यानी कि बाकी जो आपके पास बचा है सिलिकॉन हो गया। उसके बाद आप जर्मीनियम हो गया। ये दोनों आप लोगों के पास क्या होंगे? सेमी कंडक्टर होंगे। बाकी आगे में हम चले, नेक्स्ट आप लोगों के पास होता है टिन और लीड। ये दोनों आप लोगों के पास क्या होते हैं? सेमी कंडक्टर, ये गुड कंडक्टर। समझ आया आप लोगों को? उसके बाद आप लोगों के पास आता है फिफ्थ ए ग्रुप। फिफ्थ ए ग्रुप के अंदर आप लोगों के पास पहला, जैसे आप कहते हैं, नाइट्रोजन फैमिली, जो हमारी क्या है? नाइट्रोजन फैमिली है। सो नाइट्रोजन फैमिली के अंदर भी हमारे पास कुछ एलिमेंट्स आ जाते हैं।
तो उसके अंदर से भी आप लोगों को देखना पड़ेगा। तो 5th ग्रुप के अंदर बी एलिमेंट्स हमारे पास सबसे पहले आ जाता है बोरोन, बोरोन नहीं, 5th ग्रुप में नाइट्रोजन फैमिली आ जाती है। तो सो हम लिखेंगे यहाँ पर इजिली नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के बाद हमारे पास आ जाता है यहाँ पर, थोड़ा चेक कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स याद रखिएगा हमारे पास आता है फॉस्फोरस। ये सारे स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये दोनों आप लोगों के पास होते हैं बैड कंडक्टर, इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। उसके बाद बाकी आप लोगों के पास बचा है नाइट्रोजन आ गया, फॉस्फोरस आ गया, उसके बाद हमारे पास आर्सेनिक आ गया, उसके बाद एंटीमनी आ गया। ये जो है ये हमारे पास क्या है, सेमी कंडक्टर्स है, सेमी कंडक्टर्स। और इसके अंदर जो हमारा बिस्म्यूथ है वो हमारे पास क्या होगा, वो गुड कंडक्टर होगा। वो क्या होगा, गुड कंडक्टर। देखो इतना आपको नजर आ रहा है नहीं, ध्यान में देखते जाएं। इसको थोड़ा सा इस तरीके से कर लेते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर अगर मैं लिखना चाहूँ 6th ग्रुप के बारे में, सो 6th ग्रुप के अंदर हमारे पास पता है ऑक्सीजन फैमिली कहते हैं, ऑक्सीजन हो गया, सिलिकॉन हो गया, सेलेनियम हो गया। ये तीनों आप लोगों के पास क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। बाकी जो आप लोगों के पास बच गया, टेल्यूरियम बच गया, टेल्यूरियम, और नेक्स्ट आप लोगों के पास बच गया पोलेनियम, पोलेनियम ये ना, हाँ। स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये सेमी कंडक्टर्स होते हैं, सेमी कंडक्टर्स। क्लियर हो गया। अब हमारे पास आता है 6th ग्रुप, 6th ग्रुप, 6th नहीं 7th ग्रुप, जिसे आप कहते हैं हेलोजन फैमिली। इसके अंदर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सो ये हमारे पास क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बाकी बच के आप लोगों के पास, क्योंकि हेलोजन फैमिली के अंदर भी आप लोगों के पास, और उसके बाद बैड कंडक्टर है वो है आर्सेनिक, सॉरी आर्सेनिक जो है वो आप लोगों के पास क्या है, सेमी कंडक्टर है। ये चार्ट आपने ना स्क्रीनशॉट इसका लाजमी रहना है, क्योंकि ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज आ सकती है। उसके बाद आपके पास है लास्ट जो है फर्स्ट ए के अंदर, वो है 8A ग्रुप। और आपको पता होना चाहिए कि 8A ग्रुप के अंदर कौन से एलिमेंट्स आते हैं। सो 8A ग्रुप के अंदर हमारे पास आती है सारी सारी नोबल गैस फैमिली। उनसे आ जाते हैं हीलियम, हीलियम आ जाता है, आर्गन आता है, क्रिप्टोन आता है, रेडोन आता है, जीनोन आता है। ये जितनी भी है नोबल गैसेस, ये सारी क्या है, गुड कंडक्टर है, गुड कंडक्टर। सो इसे नोट कर ले, मैं हट जाती हूँ, इसे नोट लाजमी कीजिएगा। क्लियर नजर आ रहा है ना स्टूडेंट्स? ये था हमारा वीडियो लेक्चर, आपको कैसा लगा? आपको और तरीके से हम आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि आपकी सिंटेक्स बुक ऑफ द केमिस्ट्री, उसको हम डिस्कस आउट कर रहे हैं। तो उसमें फर्स्ट लेक्चर आपको पीरियोडिक टेबल में बताया आप लोग क्या होता है, सेकंड में हमने लोगों ने आप लोगों को उसकी कुछ प्रॉपर्टीज बताई हैं, और नेक्स्ट में हम कुछ और चीजों के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन बच्चों सपोर्ट हमें आप लोगों ने लाजमी करनी है, लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट, चैनल को लाजमी ज्वाइन कीजिएगा टीचर्स हुआ को, जो कि व्हाट्सएप के अंदर है। और अगर आप चाहेंगे कि पीएमडीसी की केमिस्ट्री पढ़ाई जाए तो आप वोट लाजमी कीजिएगा। तो चले मिलते हैं।